नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 का जो 17 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर है एसएससी जीडी का, वो लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर दो क्रमिक छूटें दी गई हैं, जिसमें पहली छूट 10% की थी। अंततः वस्तु को 5805 रुपये में बेचा गया है, तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात क्या था। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है और काफ़ी बार पूछा जाता है एसएससी में। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर होगा मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य। तो जितनी भी छूट दी होंगी, पहली छूट अगर दी होगी तो 100 माइनस D1 अपॉन 100, दूसरी छूट होगी तो 100 इंटू D2। ये D1 और D2 छूटें हैं जो क्रमगत छूट दी रखी होती हैं। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए कितना दिया हुआ है आपको, विक्रय मूल्य 805 रुपये, अंकित मूल्य कितना दिया है 7500 रुपये। पहली छूट कितनी है 10% की, तो क्या हो जाएगी 90/100 हो जाएगा। दूसरा छूट क्या दिया हुआ है X%, तो 100 माइनस X अपॉन 100 कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, इसको आप 25 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, जिससे भी आपका मन करे, इजी लगे। यहाँ हम काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5, 6 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। फिर आप इसको 5 से इसको भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से आप काटेंगे 9 से, तो 9 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। इसको आप 3 से काट लेंगे तो 43 बार जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर 100 माइनस X बचा हुआ है, उधर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 43 बचा हुआ है, नीचे भी 2 है, गुणा हो जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा। यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 माइनस 86 कितना आ जाएगा 14, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, 15, 9 और 5 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्रमाणी संख्या सतत अनुपात में हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, अगर सतत प्रोपोर्शन में होगा यानी कि अनुपात में होगा तो कैसे होगा। तो देखिए, ये बीच वाली संख्या है, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। पहले हम 3 संख्याएं निकाल लेते हैं। पहली क्या हो जाएगी 15 प्लस X, दूसरी क्या है 9 प्लस X, तीसरी क्या हो जाएगी 5 प्लस X। हम मान लेते हैं X संख्या जोड़ी गई है। तो जब सतत में हो जाएगी तो ये जो संख्या है इसका स्क्वायर और बाकी दोनों का बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है। आपको अनुपात वाला पता होगा, तो बीच वाली संख्या जो होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, अंतिम जो संख्या होती है उनका गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 प्लस X गुणे 5 प्लस X के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81 प्लस X स्क्वायर प्लस 18X, यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 से 15 को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा, फिर बचेगा 20X, फिर आ जाएगा आपका X स्क्वायर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि 15X आएगा, फिर 5X आएगा तो 20 हो जाएगा वो। यहाँ से X स्क्वायर और X स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये 2X आएगा, ये 18 और 20 घटाएंगे तो 2X बराबर क्या आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 81 में 75 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। X की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, जब 43, 38, 11 और 10 में प्रत्येक से X घटा दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्या अनुपातिक हो जाती है। तो 11X प्लस 3 और 9X माइनस 2 के बीच में मध्य अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सब में से क्या घटा दिया जाता है, X घटा दिया जाता है। तो पहले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, घटा दिया जाता है, अनुपात में रख लेंगे। अनुपात में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में पहले हम लोग रखेंगे 43 माइनस X गुणे 10 माइनस X, क्योंकि जो बाहरी दोनों होते हैं उनका गुणा करते हैं, बीच वाले का बराबर कर देते हैं गुणा, यही होता है अनुपात में होता है। तो आप लोग को प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता है तो आज जान लीजिए।
उसके बाद क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स। ये सवाल लगा लेंगे तो आपका प्रोपोर्शन का सारे सवाल इसी पे रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 430, फिर क्या आ जाएगा आपका 43x, उसके बाद आ जाएगा माइनस 10x, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 418 माइनस 11x माइनस 38x, और क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, वो हम लोग पहले से हटा दिए हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद आपका देखिए क्या बचेगा, यहाँ से लाएंगे तो 12 बचेगा, 430 में से 418 घटा देंगे, अब क्या बच रहा है यहाँ पर 53x बच रहा है, जोड़ने पर देखेंगे 43 और 10 53। उसके बाद देखेंगे 11 और 38 कितना हो जाएगा 49x। तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी, x की वैल्यू आ गई है 3, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 4 और 4 3 12 हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये हमको पता चल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे जो आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 11x प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो ये 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसके बीच के मध्य अनुपात निकालना है, मान लेते हैं कि x है इसके बीच का मध्य अनुपात, और ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 18 और माइनस 9 त्रिक 27 और 27 माइनस 2 25, तो ये क्या आ गया 25। x की वैल्यू निकालनी है तो अभी हमने मध्य अनुपात निकाला था, मध्य एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाएगा 36 गुणे 25 के बराबर। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक एक बार लिख लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 छंग 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिए एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है 192 मीटर स्क्वायर, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले आप कंसेप्ट समझिए कि सबसे लंबी रॉड कैसे रखी जाएगी। हम मान लेते हैं घन, कमरे का घन, ये हम घन मान लेते हैं कि कमरा ऐसा है, ये घन हो गया। घन क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं सब सेम होती है, बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। अब ये देखिए रॉड ऐसे रखी जाएगी, ऐसे रखी जाएगी, आपकी ऐसे विकर्ण में रखी जाएगी, तभी सबसे लंबी रॉड आएगी। चाहे आप ऐसे रख देंगे तब भी छोटी आएगी, ऐसे रखेंगे तब भी छोटी आएगी, बस आप विकर्ण में रखेंगे तभी सबसे लंबी रॉड आपकी आ पाएगी। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण आपको पता होगा, स्क्वायर का कर लीजिए चाहे किसी का कर लीजिए, √3a होता है घन का, ये स्क्वायर हाइपरटिन वो क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू निकालनी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192। a की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे निकालते हैं। तो हमको ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हम इसमें विकर्ण की वैल्यू निकालनी है, हम रख देंगे √3। a की वैल्यू ये है, √3 ये है, तो हमारा विकर्ण आ जाएगा, तो 8 तिरिक 24 आ जाएगा, तो आंसर आपका 24 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने है कि रमेश ने एक बैंक में कितना रुपए जमा किया है, 3,28,000 में से कुछ राशि उसने अपनी 18 वर्षीय बेटी के नाम किया है, और जो शेष राशि बच रही है उसको उन्होंने क्या किया है कि 19 वर्षीय बेटे के नाम इस प्रकार जमा करवाया है कि वे दोनों जब 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रमेश ने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि जमा करी है। तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन टफ है, बट ये टफ नहीं है, आसान है। देखिए हम मान लेते हैं कि x राशि उसने अपने बेटे के नाम पे बेटी के नाम पर जमा किया है, तो हम मान लेते हैं मूलधन हमारा क्या है बेटी के लिए x है। उसके बाद इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, वो भी मिश्रधन का। मिश्रधन का होता है p मूलधन गुणे 1 प्लस r/100 की पावर n, यही तो होता है मिश्रधन का फॉर्मूला, यही होता है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि अब दूसरी राशि क्या हो जाएगी, पहली x है तो शेष क्या हो जाएगी, शेष राशि बची 3,28,000 माइनस x, 3,28,000 माइनस x, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस r की पावर r/100 n,
यही तो हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर n की वैल्यू देखिए, ये 18 वर्ष की है। 21 वर्षों बाद कितने साल इसको जमा किया पैसा उन्होंने? 3 साल। तो ये n की वैल्यू यहाँ पर हम 3 रखेंगे। 19 साल का लड़का है, तो 21 साल पे वो कितने दिन टाइम लगा उसको, कितने दिन के लिए जमा रहा पैसा? 2 साल के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 2 से ये 3 पूरा कट जाएगा, बचा खाली इतना, ये पूरा कट जाएगा। तो हम अंततः क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे x गुणे 105/100, खाली यही बचा था 1 + r/100, तो 105/100 आ जाएगा। आगे क्या बचा आपका? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? 3,28,000 माइनस x, यही चीज़ आपकी बची। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से हम देखेंगे x को इधर लाएंगे तो x क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 205x। x क्या हो गया? 205x हो गया। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 3,28,000 गुणे 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणे 100। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग काट देंगे, देखिए 5 से काट देते हैं, हम मान लेते हैं हम इसको ही काट देते हैं। 5 दूनी 10 और ये 10, 520 और 5 एकन्नम 5। यहाँ देखेंगे 8 बार जाएगा, 8 100 32 होता है, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा, ये बचा कितना? 8,000 रुपये। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,000 गुणे 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 रुपये किसको मिलेंगे? बेटी को मिलेंगे, या बेटे को समान राशि मिल रही है तो दोनों को 1,60,000 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए सिंपल सा था। उसके बाद देखिए, अखिल 50 किलोमीटर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने घर से कार्यालय जाता है और निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाते हुए कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इजी भी होता है। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। तो पहले हम चाल मान लेते हैं, देखिए इसकी 50 है, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। समय हम मान लेते हैं कि t है, लेकिन ये 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो पहले पहुंच जा रहा है मतलब कि 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो हम घटा देंगे और इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से हम भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब क्या है, दूरी तो बराबर ही होगी, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। समय हमने t माना था, लेकिन ये 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, तो +10 लगा देंगे, क्योंकि 10 मिनट अगर आप देरी से पहुँचेंगे तो ऐड ही तो करेंगे। जैसे आप 2 घंटे में जा रहे हैं, आपको 1 घंटा और लग रहा है, आप 1 घंटा देरी से पहुँच रहे हैं तो आप 3 घंटे में पहुँचेंगे, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ से ये 0 और ये 0 हम लोग काट लेंगे, ये काट लेंगे, ये 0 और ये 0 काट लेंगे। तो यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ देखेंगे 5t बच रहा है और -5/6 बच रहा है, बराबर यहाँ क्या बच रहा है? 3t + 3/6 बच रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t बराबर आ जाएगा आपका 8/6, क्योंकि 5 3 8 हो जाएगा और 6 5/6, तो ये आ गया। तो यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई है आपकी 4/6 आ गई है। अब ये हमारा समय आ गया है, तो हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा, हम इसमें पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए और चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए। तो t जब हम पुट कर देंगे तो हम आपको पुट करके दिखा देते हैं। याद रखिएगा 50 गुणे t - 10/6 है पहली इक्वेशन। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या थी? 50 गुणे t - 10/6, 10/60 थी। अब t की वैल्यू हमने निकाली थी 4/6, यानी कि 2/3 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो 6 करेंगे क्योंकि अच्छे से कट जाएगा। तो 50 गुणे t हमारा आया था 4/6 - 1/6, तो ये क्या आ जाएगा? 50 गुणे 1/2, क्योंकि यहाँ 3 आएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो काट लीजिए 50, 25 आंसर आ जाएगा। 25 किलोमीटर दूरी है घर की। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन शायद नहीं था। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3,000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड दैट ऑफ हाफ ईयरली। यानी कि एक कोई धनराशि है, जैसे कि 3,000 है
1 साल के लिए निवेश किया जाता है, उसके बाद दूसरा निवेश किया जाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है, और दूसरा किस पे, आधे हाफ ईयरली पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले साल के लिए हम यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहले साल के लिए ब्याज क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ही लगा देंगे क्योंकि 1 साल में तो बराबर ही रहता है। तो P इंटू आर, आर कितना है 5%, और टी टाइम कितना है 1 वर्ष। तो ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पर 150 रुपये ब्याज बना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, हमारा आधा रेट भी हो जाएगा, यानी 2.5 रेट हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम निकाल लेंगे फॉर्मूला में रख के। तो ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी कि 2.5, ठीक है, अपॉन 100 की पावर n यानी कि 2 माइनस 1। यही फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा ये फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 102.5 बटे 100, ये बना। इसको हम लोग क्या, अभी हम इतने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने की। ये क्या बन जाएगा 125 बटे 1000 बन जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 5 से भाग देंगे तो ये क्या बनेगा 200, और ये क्या बनेगा आपका 5, 205, फिर 5 से देंगे 41 बटे 40 रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3000 गुणे 41 बटे 40 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो बनेगा। तो आपका ब्याज क्या आ जाना चाहिए, यहाँ से आप देखेंगे कि 3000 गुणे यहाँ पर 1681 माइनस 1600 बटे 1600, यही बना। तो ये क्या आ जाएगा आपका निकल कर 81 बटे 3000, यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट लीजिए आप। जब इसको काट लेंगे तो आपका क्या बचा यहाँ पर 24 34, क्योंकि यहाँ पर देखिए 81 बचा, 81 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 24 30 बटे 16, ये बचा। और ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली का। पूरे का कितना था 150, हमको यही घटाना है। अब जब आप इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2400 बन जाएगा, 2400 ये बन जाएगा 16 से गुणा करेंगे तो बचेगा 30 बटे क्या बन जाएगा 16, 30 बटे 16 बचेगा, 2 से काट लेंगे 15 बटे क्या बन जाएगा 8, 15 बटे 8 की वैल्यू क्या होती है 1/7 सही बटे 8। तो ये है क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या पूछा था आपसे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमने भी फॉर्मूला बताया था आपको, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट। ये डिस्काउंट है तो 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हमको मार्केट प्राइस ही निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये है, गुणे 100, छूट कितनी है 40, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, ये काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए 6 से, 6 के नम 6, 6 पंजे 30, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 1500 रुपये। ये तो सीधा सीधा ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, एक व्यापारी ने प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे, यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट है, उसने 360 पैकेट खरीदे, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 360 गुणे 15 कर दीजिए, तो ये इसका कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। एक पैकेट 15 रुपये का था, 360 पैकेट कितने के हो जाएंगे 5400 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये 5400 हो गया। अब उसने उनमें से 60% पैकेट 18 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को 20 रुपये प्रति मूल्य पर बेच दिया। अब मुझे बताइए कि 60% 360 का कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। 60%
यानी पैकेट उसने बेच दिए, यानी कितने पैकेट बेच दिए, 360 का 60% निकाल लीजिए, 360 का 60% आ जाएगा, यानी कि 36 को हम गुणा कर देंगे 6 से, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216, यानी कि 216 पैकेट इसने कितने रुपए में बेचे हैं, 18 रुपये में। तो हम 216 पैकेट का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 216 को 18 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 8 8, चलिए ठीक है, कितना आ गया, 18 पैकेटों का विक्रय मूल्य आपका आ गया इतना। अब 40% बचा है शेष, यानी कि शेष कितना बचा है, 216 बेच दिया 360 में, तो कितने पैकेट बचे, 144 पैकेट बचे हैं। तो 144 पैकेटों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितने रुपए में बेचा इसने, 20 रुपये में। तो ये कितना आ गया, 2, इसका तो सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, ये आ गया। तो कुल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3888 रुपये में 2880 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये कितना बना आपका, ये बन जाएगा 6 7 6 8, इनको हमने जोड़ लिया तो ये बना। उसके बाद देखेंगे कि हमारा कितना है, कुल क्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपये, और हमारा विक्रय मूल्य है इतना, तो शेष लाभ कितना आया, हमारा लाभ आया 8 6 और कितना आया 3 1, यही तो हमारा क्या आ गया, लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम 5400 से भाग दे देंगे, 5400 से भाग दे देंगे गुणा 100, लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कट गया, तो 54 को जब हम 1368 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 25.3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कंपनी ने पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 16% और 15% वृद्धि हो जाती है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, देखिए अनुपात कितना है, 5:4 है, तो हम मान लेते हैं कि 5x वैल्यू हो गई किसकी, पुरुषों की, और 4x हो गई महिलाओं की। इसमें पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है, 16% की, तो हम इसको 116 से गुणा कर देंगे। वृद्धि होती है तो हम 100 से ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये महिलाओं की संख्या 4x है, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 15 की, तो इसको हम 115 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, 4 से आप किसको काट दीजिए, इसको, 4 दूनी रुक जाइए, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो यानी 29:23 आंसर आ जाना चाहिए। देखिए काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है कि 900 किलोमीटर लंबी किसी उड़ान के दौरान मौसम खराब होने के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई है। इससे यात्रा में विमान की औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया है। उड़ान की मूल अवधि यानी समय कितना था। तो देखिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा समय कितना है, t है, समय हमने मान लिया t। यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या आ जाएगा, चाल कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी है 900 और समय कितना है t, तो ये हमारा कितना आ गया, चाल आ गई, ठीक है। लेकिन अब कितना इसमें घटोतरी हो गई, 300 की, तो इसमें 300 की घटोतरी हो गई है, तो 300 की घटोतरी हो गई है, ये क्या आ गया है, हमारा नया आ गया है। लेकिन अब ये बताइए कि समय कितना हो गया है, अब समय हो गया है, ये तो हमारा कि नया क्या हो गया, औसत स्पीड हो गई, चाल औसत हो गई है। अब नया समय कितना है, नया समय कितना हो गया है, 1 घंटा अधिक लगता है तो 1/2 ये नया समय हो गया। तो अब नया चाल कितनी आ जाएगी, 900/t + 1/2, यही तो होता है चाल, बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ये दोनों चीज़ें देखिए बराबर है कि नहीं है, ये भी नई चाल है और ये भी नई चाल है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो आप यहाँ से t का अनुमान निकाल सकते हैं, t का मान निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी रख के निकाल सकते हैं, बराबर जो आ जाएगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो ये कितना बचा, 600 बचा, क्योंकि 900 - 300 600 हो गया। और यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये 900 है, और ये कितना बचेगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 6, 600। देखिए ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे आप एक मेथड ये हो गया। एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं, ऐसा अगर प्रश्न आए तो एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला याद कर लीजिए।
S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे समय का अंतर, यानी समय का अंतर कितना है, समय का अंतर है आपका आधा घंटा, यानी कि 1/2। समय का अंतर बराबर दूरी के होता है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी चाल तो S है, ठीक है। नई चाल क्या हो जाएगी, 300 से घट रही है, तो नई चाल हमारी है S माइनस 300। ये चीज़ें आपको पता है। और S माइनस S दोनों का अंतर तो 300 है ही है। घटोतरी कितनी की हो रही, 300 की तो हो रही। S माइनस S1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 गुणे 1/2 गुणा 900। ये आप दूसरा मेथड है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 1/2 क्या हुआ, समय का अंतर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। कभी दूरी पूछ लेगा तो डायरेक्टली दूरी आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। S की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको दूरी पता ही है, और S की वैल्यू 900 आएगी, तभी 900 से 900 भाग जाएगा, 1 घंटा आंसर आएगा। तो ये 2 मेथड आपको बता दिए हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तब 1.5 यानी 1/5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, ये आपको बताना है। देखिए 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 1/1.5। तो देख लीजिए इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग। 6 व्यक्तियां हैं। अब देखिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है योग, यानी सबका योग होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, और बटे जितनी संख्याएं होती हैं, यानी नंबर ऑफ जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये आपका औसत होता है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, जितनी संख्याएं होंगी औसत से गुणा करेंगे तो वो योग के बराबर आ जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नया 65 किलोग्राम के जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मान लेते हैं कि x किलोग्राम का एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए कितने वजन का अंतर होता है, ये तो औसत है 1.5। तो नए व्यक्ति का हम लोग बता सकते हैं कि कितना वजन होगा। नए व्यक्ति का वजन का अंतर कितना होगा, 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 से गुणा कर लेंगे तो देखिए 6 पंजे 30 होगा, तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि 9 पॉइंट लगा है तो ये 9 आ गया है। यानी इन दोनों का अंतर 9 के बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 65 बराबर कितना है, 9 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74 की kg वजन नए व्यक्ति का होगा। आप ये समझ सकते हैं कि औसत कितना बढ़ रहा है, 1.5। वजन कितना बढ़ेगा, 6 से गुणा कर देंगे तो इतना वजन बढ़ रहा है, 9 kg वजन बढ़ रहा है नए आ जाने के वजह से। तो इन दोनों का अंतर 9 ही के बराबर तो होगा, तो 74 आंसर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए दिया है कि एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 8% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त हुआ मिश्र धन उतने धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 19 वर्षों में मिली साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि इतने का मिश्र धन इतने के लिए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो देखिए हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन देखिए निकाल लेते हैं। पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन हम x मान लेते हैं, मूलधन गुणे दर, दर 8% है, दर गुणे समय, समय 3 वर्ष है, बटे 100 होता है। यही चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 3rx बटे 100, और मिश्रधन क्या हो जाएगा, इसी में हम x जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन भी आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो 3r + 1 बटे 100, ये हमारा मिश्रधन है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपसे अब दिया क्या है, ये हम इरेज कर लेते हैं। आपको दिया है कि ये जो मिश्रधन है उसके साधारण ब्याज के बराबर है। तो साधारण ब्याज उसका हम लोग निकाल लेंगे जो आगे दिया है। तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, मूलधन वही रहेगा, मूलधन वही दिया है, दर आपको निकालना है, आर का मान, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी धनराशि के लिए उसी दर पर, यानी 8% के दर पर ही आपको निकालना है, ठीक है। 19 वर्ष का समय दिया हुआ है, यही, और बटे 100 है। आप यहाँ से ये और ये 2 जीरो काट लीजिए, यहाँ से x और यहाँ से x कट जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है।
तो यहाँ देखिए 19R बराबर क्या आ जाएगा, 19R के बराबर आएगा 3R प्लस 1, यही आपका आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 19R प्लस 100 आएगा, क्योंकि ये इसके नीचे है तो ये 100 आएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो है ये बाहर था, तो ये 100 आ गया। अब मुझे आप बताइए कि 17 ये इधर आ जाएगा तो ये 16x के बराबर आ जाएगा, यानी कि 16R बराबर, इसको इरेज कर देंगे, स्पेस बन जाएगी, तो सॉल्व कर लेंगे आगे हम लोग। यहाँ देखिए अब कितना बचा, 16R बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 के बराबर आ जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा 100/16। जब आप इसको काटेंगे, आप 4 से काट लीजिए, 25 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे 4, तो 4 छंग पॉइंट लगा देंगे, फिर ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.25 आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये है 1440 में 40 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त होता है। 30% का लाभ पाने के लिए 20 दर्जन केले उसे कितने मूल्य पर बेचने चाहिए। देखिए फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, भी इजी होते हैं। तो देखिए 40 दर्जन केले कितने पर ये बेच रहा है, तो देखिए एक दर्जन केला कितने में बेचेगा, एक दर्जन केला बेचेगा ये 144/40 में बेचेगा। इसको काट लीजिए, तो एक दर्जन केला ये कितने में बेच रहा है, 4 3 12 और 4 6, यानी कि ये कितने में बेच रहा है, एक दर्जन केला 36 रुपये में बेच रहा है। तो हम एक दर्जन का हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। एक दर्जन का क्रय मूल्य आ जाएगा, अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा जितना भी 100 प्लस लाभ, ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब ये काटिए, ये काट दीजिए, 12 3 36, यानी कि एक दर्जन केले का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 30 रुपये। एक दर्जन का विक्रय मूल्य 36 है, क्रय मूल्य कितना है 30 आ गया है। 30% लाभ पाने के लिए 20 दर्जन केले को उसे कितने मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अब देखिए 30, इसको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 30 रुपये का है, तो 20 दर्जन केले कितने के मिलेंगे, 20 दर्जन केले इनको कितने में मिल जाएंगे, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। तो अब 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया, 600 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। 600 रुपये क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ, यानी कि 130/100, यही तो हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, काफ़ी काम का फार्मूला है। तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, 13 को आप गुणा करेंगे तो ये 780 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 20 दर्जन केलों का। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए प्लस बी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा। अब देखिए टैंक ए 4 घंटे में भर देता है, तो 1/4 में भर देगा। उसके बाद माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों खाली कर रहे हैं तो इन दोनों का योग इनमें से घटा देंगे, तो इन दोनों का योग ये हो जाएगा। तो मतलब कि इतनी देर में ये टंकी पूरी भर जाएगी, पूरी भर जाएगी, ये पूरी की बात हो रही है। तो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 48, उसके बाद 16 तियाँ और ये 2, यहाँ पर 1/4 माइनस में ऑलरेडी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, -5/48, इतनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी। ये पूरी की बात हो रही है। हम लोग को निकालना है कितनी देर के लिए, 35% भाग का निकालना है, ये पूरे की बात हो रही है। तो उल्टा कर लेंगे, क्योंकि उल्टा करते हैं हम लोग हमेशा, रिवर्स 1/, में ही सॉल्व करते हैं, बाद में उल्टा कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। तो इतनी देर में भर जाएगी पूरी टंकी, लेकिन 35% भाग हमको सिर्फ भरना है, तो हम 35% निकाल लेंगे इसका। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, अब इसको आप 10 4 से कर दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, यानी 12/5 आपका आंसर आ रहा है।
12/5 किसके बराबर होता है? 5 2 सही बटे 2। तो ये आपका आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यदि 6 ये कोई संख्या दे रखी है, एक 10 अंक की संख्या है जो 88 से विभाजित होती है, तो x के सर्वाधिक मान के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ऐसे प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आते हैं, आप लोग बहुत गलत करते हैं, इसको गलत ना करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये होता है न्यूनतम क्या हो जाएगा, हमेशा ऐसे ही वैल्यू आती है लगभग। तो 5/2 है, 8 से विभाजित होने के लिए ये संख्या 88 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, या तो ये 8 से विभाजित होगी और 11 से भी होगी, तभी 88 से विभाजित होगी ये संख्या। और 8 से विभाजित होने की रूल क्या होता है कि आखिरी 3 संख्या 8 से विभाजित होंगी। तो देखिए 512 संख्या होगी जो सबसे न्यूनतम होगी, जो 8 से विभाजित हो जाएगी, और सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 592, ये भी देखिए 8 से विभाजित हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब 11 से विभाजित होने की रूल क्या होती है कि जो ऑड नंबर्स होती है, जैसे पहली, तीसरी, पाँचवीं और जो ऑड प्लेसेस होता है उनका सम, इवन प्लेसेस का जो सम संख्याओं का जगह होती है उनका योग बराबर 11 के कर देते हैं। तो जैसे कि पहली संख्या है 3, पहली संख्या 6, दूसरी क्या है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद एक एक छोड़ के फिर 4 है, उसके बाद एक छोड़ देंगे यानी y है, y की वैल्यू हमने निकाली है 9। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किससे? जो और संख्याएं बची हैं, यानी कि पहली संख्या 4 है, फिर उसके बाद एक छोड़ के x है, फिर उसके बाद एक छोड़ के 1 है, एक छोड़ के 5 है और एक छोड़ के 2 है। ये किसके बराबर हो जाएगी? 11 के। यही डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा क्या आ रहा है? ये 23 बन गया है। ये कितना बन गया है? ये 12 बन गया है, और x तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर में। ये 11 के बराबर होगा। x का मान क्या आ जाएगा? x का मान देखेंगे निकल के 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 11 है, ये भी 11 है, तो x का मान निकल के क्या आ गया? 0। और y का मान है 9, तो हमको इसकी मान निकालनी है। तो देखिए ये संख्या तो 0 हो गई 2x, क्योंकि x 0 है, और -3y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 9 है, 9 त्रिक 27, यानी कि माइनस का 27 आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को इतने मर बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। यदि इसे इतने में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये भी वैसे ही सवाल है अभी जैसे हम लोग ने किया था। देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया ही हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है? ये इतना दिया हुआ है, तो हमने बताया था बट गुणे 100 और बटे लाभ कितना है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे 100 में, यानी 110.6 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग सब कुछ 0 0 हटा देंगे तो 2 5 4 3 8 और आपका 1 0 आएगा खाली, बटे ये भी यहाँ से भी हमने हटा दिया है तो 1106, ये आपका आ गया है। तो देखिए अगर ऐसे आए, अब इसको भाग तो आप देंगे तो आप 2 से काटेंगे पहले, फिर 2 से काटेंगे, तो देखिए डायरेक्टली आप काट सकते हैं। कैसे, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कम टाइम में निकालना रहता है। तो डायरेक्टली काटिए, देखिए पता है आपको कटेगा, ठीक है। 2 से करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, हम 2 से करेंगे, ठीक है। पहले तो हम 2 से करेंगे, तो पहले हमारा आ गया 2, ठीक है। 2 से हम करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे 8 है आखिरी में, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 से जाएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 230 बार जाएगा, आखिरी में 3 से जाएगा। ये आप 8 से भी जा सकता है, लेकिन करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ऐसे आप अंदाज़ा लगा के भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 230 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 230 क्रय मूल्य हो गया। अब इसे कितने पर इस पे बेच रहे हैं, यानी कि अब हमारा 230 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 224.25। तो हमारा देखिए हानि हो रही है क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हानि कितनी की हो रही है, यहाँ से आप इसको घटा लेंगे तो हानि देखने को क्या मिल रहा है हमारा 5.5 की, 5.75 की हानि देखने को मिल रही है। हानि प्रतिशत बताना है तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही हानि परसेंट होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो आप क्या करेंगे कि 575 को सीधा सीधा 230 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, यानी कि 2.5 आंसर हानि में आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है 24 मीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 30 मीटर, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये भी सवाल काफ़ी इजी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा देंगे। एक देखिए शंकु है, मान लेते हैं ये आपका शंकु है, ये आपसे बता रहा है कि ये शंकु है। तो देखिए आपको दिया क्या है, आपको ये दिया है, ये तार तिर्यक ऊंचाई दी है यानी 30 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यही होती है, स्लांट हाइट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको नॉर्मल हाइट कितनी दे रखी है 24। तो हम इसका रेडियस तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, कि नहीं निकाल सकते हैं। आपको ट्रिपलेट पता होगा 30 24 18 होता है, नहीं पता है तो आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 18, आर की वैल्यू 18 आ गई। अब आपसे पूछा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल हो जाता है, पाई आर एल हो जाएगा। आपको बताना है पाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू हमने 18 निकाल ही ली है, और हमारी एल की भी डिस्टेंस हमको पता है 30 हो जाएगी। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप निकाल सकते हैं, इजीली निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60 30 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक सहायता मिलती है, तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ऐसा प्रश्न काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/60, ये ए का एक दिन का काम है ए का। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आप मुझे बताइए कि 5वें दिन सहायता मिलती है, 4 दिन तो अकेले काम कर रहा है ए, तो ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 गुणे 1/60। तो यानी कि ए 4 दिन में कितना काम करेगा 1/15 काम करेगा 4 दिन में। 5वें दिन देखिए सहायता मिल रही, 5वें दिन सब मिलकर काम करेंगे, तो 5वें दिन का काम देखिए 5वें दिन का काम कितना होगा। अब हम 5वें दिन का काम निकाल रहे हैं, 5वें दिन तो तीनों साथ मिलकर करेंगे, तो 5वें दिन का काम यानी 5वें दिन का काम 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20, ये 5वें दिन का काम होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, एलसीएम 60 आ गया। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 1 2 और ये +3, तो यानी कि 5/60, 5/60 कितना हो जाएगा 6/60 यानी कि 1/10। तो 5वें दिन में 1/10 काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब 5 दिन का टोटल काम हम लोग निकालेंगे। ये 5वें दिन का काम है। अब हम लोग टोटल 4 दिन का काम ए का ये है, 5वें दिन का काम ये है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 दिन का काम हमारा निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1/15 और 1/10 को जोड़ लेंगे तो ये हमारा 5 दिन का काम निकल कर आ जाएगा। तो 5 दिन का काम हमारा कितना निकल के आ गया 3 + 2/30, क्योंकि एलसीएम 30 ही आएगा। तो ये कितना आ गया है 1/6, 1/6 मतलब कि ये 5 हिस्से का काम कितना है 1/6। तो पूरे हिस्से का काम क्या हो जाएगा 6 × 5, तो कितना आ जाएगा 30 निकल कर, 30 दिन में पूरा काम मिलकर कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए ये आपसे दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। तो ऑफ पहले सॉल्व करते हैं। बॉडमस का रूल आपको पता होगा, तो 55 को 4 से गुणा करेंगे तो 220 आ जाएगा। 220 को 10 से भाग देंगे तो ये 22 बचेगा, तो टोटल 10 से भाग दिया तो क्या बचा 22, यानी कि इतना हिस्सा आपका कितना बचा है कुल 22 बचा है। और 22 को आप 42 से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 20 बचेगा। इतना हिस्सा आपका कितना बचा है 20, और आप 312 को 26 से भाग दे लीजिए तो आपका कितना बच जाएगा 12। यहाँ पर 12 बचा है, ये +60 है, और डिवाइडेड बाय 20 बचा था, इतने पूरी की वैल्यू हमने 20 निकाली थी, ये 20 हो जाएगा गुणे 2। और यहाँ पर भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 + 4 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप भाग दीजिए तो ये कितना बचा 3,
3 दूनी 6 और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 और बटे कितना आ जाएगा 4 3 13। तो 13 एकन्नम 13, तो ये देखिए यही आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होता ईजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21वां प्रश्न है आपके सामने। 7 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है 259। यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 क्रमगत घनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे। पहली ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा a+1, तीसरा क्या हो जाएगा a+2, फिर क्या आ जाएगा a+3। कितनी संख्या निकालनी है 7, तो a+6 तक जाएगा चीज़ें। a+4 प्लस a+5 प्लस a+6। और मैंने बताया था योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणे जितनी भी संख्याएं होंगी। तो यानी कि इसमें से हम लोग 7 गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 7a, और इसको जब आप ऐड करेंगे 4 10 6 4 10 और ये आ जाएगा 21। 21 बराबर 259 × 7, यही चीज़ें हैं। तो अब 7 से भाग दे दीजिए, ये 3 जाएगा और ये 7 से कट जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 256। a की वैल्यू निकल के आ गई है हमारी 256। अब इसमें दिया गया है कि अगली कितनी 5 संख्याएं जोड़ी गई हैं, तो अगली विषम वो भी। तो a+7, a+9, a+11 और a+13, a+15, ये 5 विषम संख्याएं जोड़ी जाएंगी। तो जब इनका योग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और पहले हमने 7a+21 निकाला था, तो कुल योग कितना आ गया है, कुल योग आ जाएगा 12a+76। तो ये कुल योग कितना आ गया है 12a+76, ठीक है, बटे 12। आपको यही निकालना है कि औसत निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए a की वैल्यू क्या होगी, 12 से ये 12 तो यहाँ कट जाएगा। तो a की वैल्यू हमने 256 तो निकाली थी, ये तो आपको पता होगा। 76 बटे 12 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 बार जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा। तो यानी कि 256 प्लस 6.63 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 262.33, यही निकल के आएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, दिखने में डिफ़िकल्ट होते हैं बट होते इजी ही हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है 22वां। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका 3/4 का 80% क्या है 63 है। सॉल्व कर लीजिए, इससे आप ये काट देंगे 4 दूनी 8, 3 से काट लेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 5 से काट लीजिए, तो 21 को 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 105। करेक्ट आंसर 105। ये तो सभी बच्चे कर लेते होंगे। 23वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये यहाँ पर दिया हुआ है x और y दो ऐसी संख्याएं हैं कि x के 3%, y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। तो x के 3 गुना और y के 2 गुना का अनुपात आपसे पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x का 3%, x का 3% क्या हो जाएगा, x गुणा 3/100 प्लस y का 2%, तो y का 2% ये बना, और इन दोनों का 2/3 का योग दिया है, यानी 2/3 किसका योग, x के 2% का और y के 6% का, प्लस y 6y/100। ये चीज़ें आपको दे रखी गई हैं। 100 तो आप 100 सबका कट जाएगा, ये चीज़ें तो आपको दिख रही होंगी। यहाँ से हम देखेंगे 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 त्रिक 9x, समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6, ये 3 ऊपर जा रहा है, 3 दूनी 6, 6y बराबर 4x, वो 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 12y आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि इधर आ जाएगा तो ये 5x बराबर ये कितना आ जाएगा 6y के बराबर आ जाएगा।
तो x और y का अनुपात कितना निकल के आया, x/y कितना निकल के आया है, 6/5। तो आप मुझे ये बताइए, आपसे क्या पूछा है कि x का 2 गुना, x का 2 गुना यानी 2 कर दीजिए, और y का भी इसका 3 गुना है, सॉरी ये 3 गुना है, और y का 2 गुना, तो यानी कि 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10, 2 से काट लीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कि 9:5 आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। यदि संख्या ये है को 99 से विभाजित किया जाए, तो देखिए 99 से ये संख्या विभाजित होगी तो 9 से भी होगी और 11 से भी होगी। 11 से नियम ये होता है कि 11 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनका योग 9 से विभाजित हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 6 है, +5 +2 +3 +6 +7 और +8 और प्लस p प्लस q क्या होगा, ये 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित होगा तो यानी कि 7 2 9, ये काट लीजिए, 3 6 3 9, ये काट लीजिए, 5 को 3 इससे दे दीजिए तो यहाँ 2 बचा, ये कट जाएगा, 2 बचा है तो 1 इसको दे दीजिए तो ये भी कट गया, तो क्या बचा रहा है, 1 + p + q, ये बच रहा है। तो ये बताइए इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर। तो p + q क्या बनेगा, 8 बनेगा, तभी ये तीनों 9 के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन निकल के क्या आ गई, p + q बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 11 का लगाएंगे तो देखिए मैंने बताया था ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम। तो 6 + 2 + 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 8 और प्लस q, ये तो हो गया एक चीज़, माइनस दूसरा संख्या क्या है, 5 + 3 + 7 + p बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ देखेंगे कि ये आ जाएगा 22 + q ऊपर वाला, माइनस का ये क्या बन रहा है, ये 15 प्लस का बन रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, -p बराबर 11 है। तो यहाँ से देखेंगे कि q - p बन रहा है आपका 11 - 7, यानी कि q - p 4 बन रहा है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी p + q बराबर 8 थी, जो हमने निकाला था 9 के विभाजन रूल से। दूसरा हमारा क्या आ गया है, -p + q बराबर आ गया है 4 के बराबर। तो यहाँ से ये p और ये p कट जाएगा जोड़ने पर, तो 2q बराबर क्या आ जाएगा, 8 4 12। तो q की वैल्यू क्या आ गई है, 6। q की वैल्यू देखिए इसी में 6 है, आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रख देंगे, q इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी, p की वैल्यू 2 और q की 6 आ गई है। तो ऐसे सवाल ऐसे करने हैं, बहुत ईजी होते हैं, अब आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग सॉल्व ही कर लेंगे, चलिए हम करा भी देते हैं। देखिए ये क्या है, ऑफ है, तो पहले हम लोग गुणा करेंगे, 3 और 24 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 72। 72 को 4 से भाग देंगे तो 1/18, यानी कि 3 गुणे 1/18, इस पूरे की वैल्यू ये बनी, -3 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 और 4 से घटा देंगे तो माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये /2 बटेगा नीचे बचेगा, यहाँ पर देखिए इधर गुणा भी है 2, और यहाँ पर ऑफ यानी कि यहाँ पर 1/2 बन रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 6/12 1/2 ही बनता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये कट गया होगा, 3 6 18, तो कुल चीज़ें कितनी बच रही है, 1/6 + 3 + 1/2 बच रहा है। एलसीएम ले लीजिए पूरे का, एलसीएम जब आप ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 1 + 18 और +3, यही तो बच रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 22/6, 22/6, यानी कि 11/3, और 11/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 सही बटे 3। तो आज का हमारा पेपर यहीं ख़त्म होता है और पूरा सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रीवियस ईयर पेपर के साथ।